Assalamu alaikum. Good morning. I hope you all will be fine. और जहाँ तक बात है, कल हमने बात की इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफली हमने जाना अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी चीज़ों के बारे में। और उससे पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। और उससे पहले हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात की थी। तो एज पार्ट ऑफ द डेमो क्लासेस, लास्ट टाइम वी आर इन द डेमो राइट नाउ। और आज का जो डेमो है ये भी अराउंड, इट विल आल्सो रिवॉल्व अराउंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिक्स। और जहाँ तक एज पर सिलेबस जाने की बात है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली चेंज किया है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, जो इस सिलेबस है, जो इसमें अबूर हासिल करेगा, इस सिलेबस पे जो इस पे महारत हासिल करेगा, जो इस पे हार्डवर्क करेगा, वो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी तरह कामयाबी हासिल कर सकेगा। क्योंकि ये सिलेबस मॉडिफाइड फॉर्म में है, इसमें कुछ कट हुआ है, कुछ ऐड हुआ है। और ख़ासकर पॉलिटिकल थियोरी या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, ऐड हुआ है। तो जो इस सिलेबस पे अच्छी तरह मेहनत करेगा वो डेफिनेटली हर कोई एग्ज़ाम क्रैक करेंगे एज फार एज पीजी एंट्रेंसेस इन इंडिया आर कंसर्न्ड। तो अगर आप में दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप जाने, आप समझना चाहते हैं, तो ये टफेस्ट ऑफ द सिलेबस है एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न। टफेस्ट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, हाई लेवल का है। अगर इस पे आप मेहनत करेंगे तो आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, जो पीजी एंट्रेंसेस के लिए होता है सिलेबस यूनिवर्सिटीज़ में या पेपर होता है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक टुडे। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता दिया मैंने कि ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स जिसकी वजह से किसी कंट्री में उस कंट्री का निज़ाम चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के पावर्स पे लगाम रहे, रेस्ट्रिक्शन रहे, वो 100% अपने पावर्स यूज़ ना करे, वो एब्सोल्यूटिस्ट ना बने, वो डिक्टेटर ना बने। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहे। और जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट और पब्लिक यानी पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहे, प्रोटेक्शन रहे लोगों के राइट्स की, लोगों की लिबर्टी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए ज़रूरी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है रिटन फॉर्म में है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लाइक 395। तो मैंने आपको बता दिया, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो वो आर्टिकल्स आप याद करते हो। सिटीजनशिप के लिए 5 से 11 आप याद रखते हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए 36 से 51 तक, और 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। उसके बाद बहुत ये कैटेगरीज आती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो 52 से 151 तक रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से आप ये आर्टिकल्स याद रखेंगे। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे 52 में, उसी टाइम आप 152 में गवर्नर पढ़ो। जब आप यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे मिड 70 में, 65 के बाद, तो वहाँ पर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के पढ़ेंगे। जब आप पार्लियामेंट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहाँ आप स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल पढ़ो। जब आप यहाँ पर आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तो आप आर्टिकल 214 से वहाँ हाई कोर्ट पढ़ो। इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी टू रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर शॉर्टकट से, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, एक कैटेगरी का मैंने बता दिया, लॉ इरोड्स ऑल डाउट्स। लॉ, वो मैंने आपको कल समझा दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14। तो लॉ इरोड्स ऑल डाउट्स या लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स। लॉ, इसमें एल जो है या लॉ है, ये डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल 14 को। और जो दूसरा है क्लियर्स ऑल डाउट्स, डाउट्स, DOUBTS, डी बी कैपिटल, O भी कैपिटल, U कैपिटल, B स्मॉल, T कैपिटल, S स्मॉल। अब यहाँ पर डाउट्स में क्या है, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। या O, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपने हर किसी को बराबर के मौके फराहम करने हैं जहाँ तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा DO, उसके बाद UB आता है। UB में क्या रहता है, UB दैट मीन्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद T है, तो T फॉर टाइटल्स, दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
तो लॉ क्लियर ऑल डाउट्स, ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट्स है जो बाकी फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आप याद रखेंगे। मैं डेमो में पूरी तरह तो नहीं बता सकता, जब ये लेक्चर्स होंगे तब मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ हर एक कैटेगरी के लिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं, ये रिटर्न में है। एज यू नो, देयर आर 395 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 395 आर्टिकल्स हैं। तो जो आर्टिकल्स है ये सारे रिटन फॉर्म में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में है इसके दो सोर्सेज कल मैंने आपको बता दिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल सोर्स है वो एक ही एक्ट है, वो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 है, और जो एक्सटर्नल सोर्स है वो है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल या फीचर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो वो सिंपल सी चीज़ें हैं, विद टाइम वो मैं आपको बता दूंगा किस कंट्री से कौन से फीचर्स लिए, और 1935 एक्ट से इंडिया ने कौन सा वो फीचर रखा है जो आज भी चल रहा है। इसके अलावा बेसिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में अगर है तो वो इंडिया का है, और जहाँ तक सुपर पावर की बात है तो अमेरिका को कहा जाता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जब इससे पहले जो सिलेबस था उसमें आपको पढ़ना था वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने जानना था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अगर इंडिया में 395 आर्टिकल्स है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स है। ओनली 7 आर्टिकल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद 33 और 34 अमेंडमेंट। तो इंडिया में कम से कम 395 आर्टिकल्स या 465 आर्टिकल्स, या इसमें 104 अमेंडमेंट्स आज तक हो चुके हैं। और अमेंडमेंट किसको कहते हैं, मेजर और माइनर चेंज, एनी मॉडिफिकेशन, चाहे ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ या कुछ डिलीट हो जाता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब चीज़ें ऐड या डिलीट होती है, चेंज आती है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपने ये भी याद रखना है, जैसे इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया बनाने में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, जो लेटर ऑन पार्लियामेंट बन गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कभी कभार आपसे पूछा जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका लास्ट वर्किंग डे कब था। उसका लास्ट वर्किंग डे जो था वो 24 ऑफ जनवरी 1950 था। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 24 ऑफ जनवरी 1950। और उसके बाद जो पहले इलेक्शन होते हैं इंडिया में आज़ादी के बाद, वो 1951-52 के दौरान होते हैं। क्योंकि हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बता दिया, कोई आपसे पूछेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है, इतना लेंथी है, हम कैसे याद रखेंगे, हमें समझाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आपके पास एक सिंपल सा जवाब है, दैट इज़ प्रेम्बल। दैट इज़ प्रेम्बल। तो प्रियम्बल में ऐसा क्या है, जो फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो छुपी है प्रियम्बल में। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटेरियन फेडरल है, लेकिन जब हम प्रियम्बल को देखते हैं तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आता है। सबसे पहली बात जो होती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल होते हैं। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist republic, democratic, sovereign, etc. तो जो प्रियम्बल है उसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी पहले आ जाता है, वो पीपल होते हैं। फिर इंडिया क्या है, तो वहां पर DR SSS यानी डॉक्टर ट्रिपल एस, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, ट्रिपल एस में आ जाता है सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है वो लेटर ऑन ऐड हुए कब, 1976 में एक अमेंडमेंट से। उस अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उस अमेंडमेंट को क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेजर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस with that very amendment, and that amendment is known as 42nd amendment of 1976। तो 42nd amendment को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, उसकी वजह से वहां पर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ऐड हुए हैं प्रियम्बल को। तो प्रियम्बल को आप कैसे याद रखेंगे, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल है, DR डॉक्टर, ट्रिपल S JLEF यानी जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस,
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप एटसेट्रा। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। उसके बाद फ्रेटर्निटी, सो दैट टू राइज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारा प्रियम्बल में आता है। अब यहाँ पर एक बात है, सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बात है, वो है रिपब्लिक। आप रिपब्लिक कैसे डिफाइन करेंगे? रिपब्लिक क्या होता है? ठीक है, DRSSJLEF। तो प्रियम्बल को आप जब एक साइड लिखते हैं तो दूसरी साइड आप बॉक्स रखेंगे, बॉक्स में आप रखेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कोलन लगाएंगे, सोर्स ऑफ अथॉरिटी के कोलन के बाद पीपल लगाएंगे। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज पीपल। उसके बाद आप लिखेंगे DRSSS। आर्डर में तो आपने प्रियम्बल याद रखना है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इस अपने आर्डर से एक्रोनिम से याद रखने हैं। डॉक्टर SSS, DRSSS, उसके बाद JLEF, जेलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो ये प्रियम्बल के बारे में है। और कोई आपसे पूछे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लेंथी है तो हमें शॉर्ट में समझाइए, तो आप उसको क्या समझाएंगे? जस्ट प्रियम्बल। उसके बाद इस प्रियम्बल को क्या कहा गया? जैसे इसको भार्गव, पंडित भार्गव ने इसको क्या कहा? पंडित भार्गव ने कहा प्रियम्बल इज की टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, आप प्रियम्बल को हाथ में लो, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो एक चाबी की मानंद है। तो पंडित भार्गव ने कहा प्रियम्बल इज की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या भार्गव के बाद एक और पालकी वाला था। पालकी वाला ने क्या बोला? जो प्रियम्बल है इट इज आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पालकी वाला ने बोला आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। उसके बाद आता है KM पानीकर, नॉट KM पानीकर, KM मुंशी। KM मुंशी क्या बोलता है? जो प्रियम्बल है दैट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, दैट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल में छुपी है। तो प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट्स में बताया, आई कार्ड है, की है, या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ये चीज़ें याद रखनी होती है। उसके बाद जो इंडिया है 1947 के बाद, इसमें पहली बार जो इलेक्शंस होते हैं वो 1951 और 52 में हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को 1951 नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952। Why were those elections known as the first general elections of 1952? They were known as first general elections of 1952 because जो 1951 था, इलेक्शन स्टार्ट हुए नवंबर-दिसंबर में, और ये नवंबर-दिसंबर 1951 से जब स्टार्ट हुए, ये कंटिन्यू रहे जनवरी-फरवरी 1952 तक। लेकिन जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल रही वो नवंबर-दिसंबर में नहीं रही, वो जनवरी-फरवरी 1952 में रही। That is why first general elections were also known as first general elections of 1952 rather than 1951। तो ये पहले जनरल इलेक्शंस के बारे में बात होती है कि वो 51 से स्टार्ट हुए, लेट 51 से, लेकिन 52 बिगिनिंग में ख़त्म हो गए। लेकिन जब लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें देखी गई तो उनको नाम दिया गया 52 इलेक्शंस, क्योंकि जनवरी फरवरी में ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन की इन इलेक्शंस में वोट डाल के। और इंडिया में कौन से मेथड्स यूज होते हैं इलेक्शंस के लिए? मेनली 2 मेथड्स, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। और जहां तक डायरेक्ट मेथड की बात है तो वो उसको बोलते हैं, जो ब्रिटिश से इन्होंने लिया है, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये मैंने कल भी आपको बता दिया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट इलेक्शंस। और इस वजह से इलेक्शंस में लोग वोट डालते हैं इस मेथड से, असेंबली, पंचायत और लोकसभा के लिए। और ये इंडिया ने क्यों चूज किया? मे बी आपसे कोई पूछे वाई इंडिया चूज दिस वेरी FPTP सिस्टम, क्योंकि आपने डायरेक्टली बता देना है एज बिफोर 1947 इंडिया जो था ये ब्रिटिशर्स के अंडर था। जब ब्रिटिशर्स के अंडर ये थे तो ब्रिटिशर्स ने समझा बहुत ज्यादा लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, सो बेटर फॉर देम इज टू फॉलो द सिंपल सिस्टम। और सिंपल सिस्टम यही है जिसमें लोग बहुत भारी तादाद में आकर वोट डालते हैं। दैट इज वाई इस FPTP सिस्टम को प्लूरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा मेथड जो यूज करते हैं वो JS मिल का है, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और उस वजह से ज़्यादातर यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट को होते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट से मुझे याद आया, मैं रिपब्लिक की बात कर रहा था। जो रिपब्लिक की बात हो रही थी, रिपब्लिक से आप क्या समझते हो? देखो ना, इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है और इंडिया में प्रेसिडेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलते हैं ही इज रियल एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट।
रियल पावर्स उनको है, और नॉमिनल पावर्स या नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट जो मुंह खोलता है वो रियल एग्जीक्यूटिव के कहने पर खोलता है। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट कोई बात करता है। अब जो ये प्रेसिडेंट है इसको लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं, लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं लोकसभा के मेंबर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर होता है रियल एग्जीक्यूटिव। जो प्राइम मिनिस्टर है रियल एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर रिपब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया कैसे रिपब्लिक है। जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ से रिपब्लिक को डिफाइन करेंगे। व्हेन हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट को चुनेंगे वो होता है रिपब्लिक। और इन अदर वर्ड्स, व्हेन हेड ऑफ द कंट्री दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, indirectly by the people, directly by the representatives of the people, that is republic। तो इंडिया वहां से रिपब्लिक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अभी देख रहे थे 1951-52 इलेक्शंस। लेकिन इलेक्शन से पहले पार्टी सिस्टम के बारे में आपको पता है, यूनी पार्टी सिस्टम है या सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है। जो नेचर है पार्टीज का दैट इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज। मकसद एक होगा, आइडियोलॉजी डिफरेंट होंगे, लेकिन तीन ग्रुप्स हैं। जहाँ तक पार्टीज़ की बात होती है, पार्टीज़ पे सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है वो है मार्क्स दुबरगर। मार्क्स दुबरगर ने सबसे ज़्यादा काम किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, या रॉबर्ट हल ने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे काम किया है, लेकिन ज़्यादा काम जो किया है वो किया है मार्क्स दुबरगर ने। तो इंडियन पॉलिटिक्स में जब हम पार्टीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर तीन ग्रुप्स आ जाते हैं, राइटिस्ट्स, लेफ्टिस्ट्स एंड सेंट्रिस्ट्स। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में देखा होगा, वहाँ पर है लेफ्टिस्ट्स एंड राइटिस्ट्स, लेकिन वहाँ सेंट्रिस्ट्स का नाम नहीं है। असल में तीन ग्रुप्स है, लेफ्टिस्ट्स, सेंट्रिस्ट्स एंड राइटिस्ट्स। अब देखो, जो राइटिस्ट्स होते हैं, राइटिस्ट्स वो लोग होते हैं जो पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में यकीन रखते हैं, और इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिविज्म। तो कंजर्वेटिज्म में जो यकीन रखते हैं, पुराने तौर तरीकों यानी ट्रेडिशनल्स या कस्टम्स में जो यकीन रखते हैं, वो होते हैं राइटिस्ट्स। फॉर एग्जांपल द करंट रूलिंग पार्टी जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, उनकी जो पार्टी है वो एक राइटिस्ट पार्टी है। और दूसरी पार्टी जो होती है वो कहती है जो पुराने तौर तरीके हैं ये भी सही है, लेकिन हमें थोड़ी सी इनमें मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ी सी हमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो जो वो पार्टी होती है वो चाहती है कि हम थोड़ा सा चेंज लाएं, थोड़ा सा पुराने तौर तरीकों को भी रखें और थोड़ा सा उनमें तब्दीलियाँ लाएं। तो जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहती है, नया कुछ ऐड करें, पुराना भी रखें, दोनों चीज़ें रखें, वो राइटिस्ट नहीं होती है बल्कि वो सेंट्रिस्ट होती है। एंड इंटरनेशनल कांग्रेस इज द सेंट्रिस्ट। तो वो पार्टी जो पुराने तौर तरीके भी रखेगी और नया थोड़ा सा भी नया ऐड करेगी, तो वो होती है वो होती है सेंट्रिस्ट। और इंटरनेशनल कांग्रेस जो है दैट इज सेंट्रिस्ट, दैट इज सेंट्रिस्ट। उसके बाद आ जाती है लेफ्टिस्ट। अब लेफ्टिस्ट बिल्कुल वो पार्टी है, वो ग्रुप है जो टोटली कंजर्वेटिव्स के या राइटिस्ट्स के अपोजिट होते हैं। अगर कंजर्वेटिव्स या राइटिस्ट्स कहते थे पुराने तौर तरीकों को, पुराने ट्रेडिशनल्स एंड कस्टम्स को मेंटेन रखें, और जो लेफ्टिस्ट्स है ये टोटली उनके अपोजिट है। दैट मीन्स दे बिलीव इन ओवरथ्रोइंग द सिस्टम, ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अभी क्या चल रहा है इसको ओवरथ्रो करो, नया सिस्टम लाओ। वो होते हैं लेफ्टिस्ट्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो है लेफ्टिस्ट। तो ये तीन ग्रुप्स हैं, राइटिस्ट्स, लेफ्टिस्ट्स एंड सेंट्रिस्ट्स। उसके बाद कभी बार पूछा जाता है प्रोग्राम या पॉलिसीज क्या होती है पार्टीज की, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स की डिफरेंस रहती है। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट चाहते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया था। वो चीज़ें जो पार्लियामेंट एक्ट से बनते हैं, पार्लियामेंट मीटिंग से बनते हैं, पार्लियामेंट रिजोल्यूशन से बनते हैं, उनको बोला जाता है कोवेनेंटस, उनको बोला जाता है कोवेनेंटस। वो जो कोवेनेंटस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं। तो वो कोवेनेंटस होते हैं।
इंडिया ने डेवलपमेंट प्लान के लिए इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, 1947 के बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, नेशनल प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सुपरविजन में। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल्स में आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया, पार्लियामेंट मीटिंग के, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया। और वो चीज़ें जो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के तहत बनाई जाती है वो कोवेनेंट्स बन जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीज़ें होते हैं जिनको आप आर्टिकल्स में देखेंगे, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में देखें या आर्टिकल में देखेंगे। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट था, तो वो एक कोवेनेंट बन जाता है, एक कोवेनेंट बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनता है। अब देखो उस प्लानिंग कमीशन के तहत इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग का मंसूबा रखा था, और इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग कहाँ से लाई थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी आज के रशिया से इन्होंने प्लानिंग कमीशन लाया था। 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग इन्होंने वहां से लाई थी, और प्लानिंग कमीशन को 5 ईयर प्लानिंग के तहत उन्होंने तरतीब दिया था टिल 12 5 ईयर प्लान 2000 ऑलमोस्ट 2012 से 2017 तक। लेकिन 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 के बाद, तो ये प्लानिंग कमीशन को चेंज करते हैं और ये नया कमीशन लाते हैं, नई एक बॉडी लाते हैं, उसको बोला जाता है नीति आयोग। नीति आयोग अब प्लानिंग कमीशन की जगह वो है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो आप आर्टिकल्स में देखते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, व्हाई? बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाती है फ्रॉम आर्टिकल्स 324 टू 329। तो ये 4-5 आर्टिकल्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के साथ है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरह अगर आप देखेंगे केज को, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। व्हाई? बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 148 टू 151। 148 से 151 तक आप कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को देखेंगे, तो चाहे कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की बात हुई या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात हुई, बोथ आर दी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हम इनको डिफाइन करते हैं, वी आर राइटिंग इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तरह फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में आप देखेंगे शायद आर्टिकल नंबर 285 समथिंग कुछ है, वो भी आता है किसके, 280 285 इसी के अराउंड फाइनेंस कमीशन आ जाता है। तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वो चीज़ें जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, ऑटोनॉमस बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, 312 के बाद आ जाता है 324 तक, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लिहाजा इनको हम कह सकते हैं दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर है, जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है, उनको हम बोल सकते हैं दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये डिफरेंस रहती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया में इमरजेंसीज की बात हुई है, जो इमरजेंसी पावर रहता है प्रेसिडेंट को 3 आर्टिकल्स के तहत। लेकिन ये जो इमरजेंसीज है आज तक 3 बार लगी है। 2 बार वैसे लगी है इमरजेंसीज फॉरेन कंट्री के साथ कोई झगड़ा था। फॉर एग्जाम्पल 1962 इट वाज इंडिया वर्सेस चाइना, एंड 1971 जो इमरजेंसी लगी दैट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इशू था बांग्लादेश का। तो ये दोनों कौन सी इमरजेंसीज थी? ये थी नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ वार विद नेबरिंग कंट्री। लेकिन एक और इमरजेंसी लगी जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रही, नहीं इंदिरा गांधी के दौर में 1975 से 1977 तक, वो जो इमरजेंसी लगी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, करप्शन पीक पे था और वो इमरजेंसी लग गई, अपोजिशन सारी जेल में थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से फिर वो इमरजेंसी लगी। तो जो इमरजेंसी 1960 सबसे पहले इमरजेंसी इंडिया में लगी 1962 में, व्हेन इट वाज इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना वार 1962 फर्स्ट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से कहते हैं। दूसरी बार ये नेशनल इमरजेंसी लगी 1971 में, व्हेन इंडिया वाज एट वार विद पाकिस्तान एंड द इशू वाज बांग्लादेश। और जो तीसरी इमरजेंसी थी वो रही 1975 से लेके 1977 तक, उसमें मंथ्स की डिफरेंस है। तो वो जो इमरजेंसी रही वो बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रही, व्हेन अपोजिशन वर इम्प्रिजन्ड बाय द कांग्रेस रिजीम लेड बाय इंदिरा गांधी। तो 1977 के दौरान जो इमरजेंसी रही, जब प्रेसिडेंट था फखरुद्दीन अली अहमद,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल रीजंस की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी, तो प्रेसिडेंट कौन था, किसने वो साइन किया था? फखरुद्दीन अली अहमद। और जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी साहिबा। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जहाँ तक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पार्टिसिपेशन की बात होती है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। कल मैंने आपको बता दिया, इट इज़ हैविंग, देखो ना, एक होता है यूनिटरी, दूसरा होता है फेडरल। इसके अलावा एक होता है रिटन, दूसरा होता है अनरिटन। अब आपको नहीं पढ़ना है ना वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो पुराने सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में था वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी कंट्री का सुनेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स वो कंट्री फेडरल है, वो कंट्री फेडरल है, एक्सेप्ट वन, जो न्यूजीलैंड है वो फेडरल नहीं है। नहीं, वो फेडरल है शायद, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। दो चीज़ें हो सकती है, या उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है या वो फेडरल है, दो चीज़ें। और इंग्लैंड, इंग्लैंड का अनरिटन है और वो फेडरल भी नहीं है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनको आप देखेंगे ये फेडरल नहीं है। और जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन भी है और इसमें क्या है, यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। अब ये यूनिटरी कब होता है और फेडरल कब होता है? फेडरल के बारे में आपको पता होगा, जब आपसे फेडरेशन की बात की जाती है तो यू नो फेडरेशन इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरेशन इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ powers. When powers are being divided between center and states, center and units, that is known as federation. तो इंडिया में जो है, जो पावर रहता है सेंटर को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहता है। हालात जब ठीक रहते हैं नॉर्मल टाइम उसमें, तो कुछ पावर स्टेट को है, कुछ पावर सेंटर को है। लेकिन जब हालात खराब हो जाते हैं तो पूरे के पूरे पावर्स जो होते हैं वो किसको चले जाते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाते हैं। तो इन नॉर्मल टाइम्स इंडिया इज फेडरल, इन नॉर्मल टाइम्स इंडिया इज फेडरल, and in emergencies, in warlike situations, India is not federal, but India is unitary. Power in single unit, that is center. दिल्ली के पास पावर चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चला जाता है, वो होता है इंडिया इज यूनिटरी इन इमरजेंसीज एंड इंडिया इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बता दिया, जब भी चीज़ें इसमें ऐड हुई है, मॉडिफाई हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे ऐड हुआ है, डिलीट हुआ है, बड़ी या छोटी तब्दीली आई, जिस तरह एरिस्टोटल इसको रिवोल्यूशन बोलता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये तब्दीली आ जाती है तो इनको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके बाद इंडिया में ये बात होती है चैलेंजेस टू द नेशनल इंटेग्रिटी, चैलेंजेस टू द नेशनल इंटेग्रिटी। ये चैलेंजेस क्या होते हैं नेशनल इंटेग्रिटी को? इज्म, ISM, इज्म जो है, ये बहुत कुछ इज्म्स है जो आ जाते हैं और चैलेंजेस बन जाते हैं नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात जो होती है वो है, चलो टेररिज्म किसी भी फॉर्म में है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल चीज़ें हैं जिनमें कम्युनलिज्म है, अपने मज़हब को सबसे ऊपर मानना और बाकियों को लो तरजीह देना, सिर्फ अपने मज़हब की डेवलपमेंट चाहना, वो जनरल विल की तरह। जिस तरह जनरल विल में रोसो क्या बोलता है, जनरल विल इज द सम टोटल ऑफ ऑल रियल विल इज नॉट एक्चुअल विल इज। क्यों? एक्चुअल विल जो है वो सेल्फिश है और जो रियल विल है वो कलेक्टिव है। और यहाँ पर जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, हम एक्चुअल विल का यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ हमारा मजहब पले बढ़े, डेवलप रहे, प्रॉस्परस रहे, तरजीह हम इसको दें एज कम्पेयर टू द नेशन। हम नेशन को कम तरजीह दें, अपने मज़हब को ज़्यादा तरजीह दें बाकी मज़ाहिब, बाकी अदियानों के मुकाबले में, तो वो होती है कम्युनलिज्म। ये भी एक खतरा है, इससे नेशनल यूनिटी नहीं मेंटेन रहती है। या इसके अलावा दूसरा आता है लिंग्विज्म, जब हम अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू अदर्स और नेशनल लैंग्वेज, वो भी बन जाता है एक खतरा, चैलेंज बन जाता है नेशनल इंटीग्रेशन को। लिंग्विज्म के बाद आ जाता है कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म, और आता है कास्टिज्म, जब हम एक कास्ट को तरजीह देते हैं बाकी कास्ट्स पर या नेशन पर, वहाँ पर भी नेशनल यूनिटी जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है। फिर इसके अलावा एक और बात आती है, जब हम अपनी ज़मीन को बाकियों की ज़मीन से, अपने लैंड को, अपने रीजन को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी स्टेट को एज कम्पेयर टू द नेशन, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ज़्यादा तरजीह देंगे, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, प्रॉस्पेरिटी की बात है, तो वहाँ पर भी आ जाती है रीजनलिज्म। तो ये इज्म चीज़ें जो है, इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी वजह से जो होता है, जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको ठेस पहुँचती है। तो ये इज्म्स जो है, दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रिटी, दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रिटी। और जहाँ तक इंडिया की बात है, अगर आपसे कोई पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया,
और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई वो किसके कहने पर बनाई गई? कोई मिशन भेजा था ब्रिटिश ने, कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वजूद में आई, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है 1946 में जो इलेक्शंस हुए उसकी वजह से वजूद में आई। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसका सबसे पहला आइडिया इंडिया में किसने दिया था? सबसे पहला आइडिया इसके लिए इंडिया में 1934 में दिया, और वो दिया किसने? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने सबसे पहला आइडिया इसके बारे में दिया था। या इंडिया के बारे में जब पूछा जाएगा सेक्युलरिज्म की बात, इंडिया सेक्युलर बाय नो स्टेट रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन। अब सेक्युलरिज्म के दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पॉलिटिकल थियरी में देखने हैं। सेक्युलरिज्म के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन, मे भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन पॉलिटिकल थियरी में ये टॉपिक आता है सेक्युलरिज्म का, सॉवरेंटी का, डेमोक्रेसी का। तो जो सेक्युलरिज्म है इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन। इंडियन को हम कह सकते हैं इट इज ईस्टर्न, जो क्वेश्चन किया जाता है सेक्युलरिज्म के बारे में, नैरो और डीप कॉन्सेप्ट किनका है? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ठीक है या इंडियन सेक्युलरिज्म ठीक है? तो बहुत सारे लोग कह रहे थे वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न जो ईस्टर्न सेक्युलरिज्म है, एशिया में जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, दैट इज बेस्ट। यू नो व्हाई? क्योंकि देखो ना, आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जो हिजाब है, हिजाब वो लगाते हैं, लेकिन आपको शायद ये लगता है ये फ्रीली हिजाब लगाते हैं। वो हिजाब ऐसे लगाते हैं क्योंकि दे आर बेयरिंग द फाइन, वो जुर्माने देते हैं तब जाके उनको हिजाब अलाउड है। दैट इज़ वाई ये सेक्युलरिज्म का पहला पॉइंट हमें डिपिक्ट करता है कि जो वेस्ट की सेक्युलरिज्म है वो डीप नहीं है, वो नैरो है। तो सेक्युलरिज्म का टॉपिक आपने इस पॉलिटिकल थ्योरी में देखना है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में वो नहीं है इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इट इज़ राइट टू वोट। लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में दो बड़ी थ्योरीज हैं। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने, वाइडली पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में दो थ्योरीज बड़ी पॉपुलर है। वन इज़ एलाइट थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी है दैट इज़ प्लूरलिस्टिक थ्योरी। सबसे पॉपुलर जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, और सबसे नैरोवर जो है वो ट्रेडिशनल या यही एलाइट थ्योरी है। अब एलाइट थ्योरी में वो क्या कहते हैं? रूल बाय द एलाइट्स, या उसमें जो पैरेटो होता है, फॉक्सेस एंड लाइनस का नाम वो इनको देता है, जो कभी अपोजिट में होते हैं, कभी रूल करते हैं, या इस सोसाइटी में अमीर होते हैं, या इनकी ज़्यादा तालीम होती है, किसी न किसी अंदाज से वो बड़े सुपीरियर होते हैं, वो एलिट्स बहुत कम तादाद में होते हैं। तो मोस्का उनको क्या बोलता है? मोस्का जो एक ये है एलाइट थ्योरिस्ट, वो क्या बोलता है इनको, एलिट्स को? वो बोलता है क्योंकि एलिट्स कम तादाद में होते हैं, लिहाजा मोस्का बोलता है एन अनऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी इज रूलिंग ओवर द अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी, कम तादाद में लोग, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है, यूनाइटेड है, वो रूल करते हैं बहुत सारे लोगों पर। ये बहुत सारे लोग क्या है? ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इनके बीच यूनिटी नहीं है, एक बात पे यकीन नहीं रखते, सब अपना अपना नजरिया रखते हैं और यूनिटी मेंटेन करने में नाकाम रहते हैं। दैट इज वाई मोस्का यूज इट, एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी इज रूलिंग ओवर द अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। तो ये मोस्का ने एलिट्स के बारे में बोला था। तो जो एलिट्स होते हैं ये बहुत कम बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन ये जो एलिट्स की थ्योरी है ये ठीक नहीं है जहाँ तक पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात है। और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन रहती है, जहाँ पर वो पीपल जो है सिविल सोसाइटी या बाकी ग्रुप्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी में आता है, या प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो लास्की ने दी है, उसमें वो क्या बोलता है? प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो प्लूरलिस्टिक का मतलब ही है प्लूरल, दैट मीन्स टू, दिया दो से ज्यादा, सिंगुलर वन, प्लूरल टू और मोर देन टू। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशंस वहाँ पे होती है, सैलाब आता है, तबाही आती है, जलजला आ जाता है, गवर्नमेंट भी काम करता है, सिविल सोसाइटी में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिविल सोसाइटी या ट्रेड यूनियन या मजहबी तंजीमें जो होती हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब तो ये एसोसिएशन होते हैं, स्टेट भी एक एसोसिएशन होती है, स्टेट भी काम करती है, ये भी काम करते हैं। लेकिन जब बात होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो इनका काम नहीं होता है, वो स्टेट का काम होता है, वो स्टेट का काम होता है। तो वहाँ पर ये थियरीज है ये डेमोक्रेसी की या सॉवरेंटी की, प्लूरलिस्टिक एंड दिस एलीट थियरी। प्लूरलिस्टिक थियरी के बारे में फेमस है, ये किसने दी है? ये लास्की ने दी है। तो पॉलिटिकल थियरी में जो मॉडिफिकेशन सिलेबस में हुई है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल थियरी में हुई है, और उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और जो पूरी तरह नया पेपर ऐड हुआ है वो है गवर्नेंस के बारे में या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, कुछ चीज़ें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड ऐड हुए हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया जापान, इंडिया यूरोपियन यूनियन, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, आपने कभी कभार न्यूज़ में देखा होगा या आपने देखा होगा कभी टीवी पे या ऐसे ही पेपर्स में, तो वहाँ पर क्या होता था, आपने कांग्रेस ने स्टार्ट किया था लुक ईस्ट पॉलिसी। देखो इंडिया, इंडिया जो ग्लोब पे है इसके ईस्ट में है आसियान कंट्रीज, जिनमें इंडोनेशिया, सिंगापुर या इनमें मलेशिया आता है, तो वो आती है आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इनकी जानिब थी 1990 में, वो था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक मतलब ऐसे ना देखना, कोई सीरियस बात नहीं है। तो इस लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी का एक फीचर माना जाता था टिल 2014। और 2014 में क्या हुआ, मोदी ने इसको चेंज किया। उन्होंने बोला नॉट लुक ईस्ट पॉलिसी बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक बहुत हुआ, हमने देख लिया, नाउ वी हैव टू एक्ट, नाउ वी हैव टू एक्ट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने वहां पर बता दी 2014 में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो आसियान की जानिब आपने काम करना है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थोड़ा सा आप एनफोर्स करो चीज़ों को, आप ग्राउंड रियलिटी पे प्रैक्टिकल दिखाएं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह लुक वेस्ट पॉलिसी, वेस्ट एशियन कंट्रीज की जानिब लुक वेस्ट पॉलिसी इनकी है। या ऊपर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना आता है, रशिया आता है, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सारी कंट्रीज जो ऊपर आती है नॉर्थ में, तो वहाँ के लिए इंडिया ने दिया है लुक नॉर्थ पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए। वेस्ट एशिया कंट्रीज में, वेस्ट एशियन में क्या आता है, वेस्ट एशिया में फ़लस्तीन आता है, उधर इसराइल आता है, उधर थोड़े से अरब कंट्रीज भी आती है। या वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनकी जानिब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ लुक वेस्ट पॉलिसी। जो नॉर्दर्न कंट्रीज है उनकी जानिब है लुक नॉर्थ पॉलिसी। जो आसियान कंट्रीज है उनकी जानिब अब लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को रशिया और चाइना के साथ देखते हैं तो उसको बोला जाता है जाई, JAI, JAI। हाँ, रशिया, रशिया के साथ नहीं, जापान और अमेरिका के साथ, JAI, जाई। JAI, जे फॉर जापान, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक ट्रायंगल बनाती है जब ये बात करते हैं जापान और अमेरिका की। जब जापान और अमेरिका के साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है तो वो जाई बनाती है। लेकिन इन्हीं जाई, तीन जाई कंट्रीज के साथ एक और कंट्री मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो ये बनाते हैं क्वाड्रेटर। क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटर, जो आपने मैथ में देखा होगा, मैथ्स में देखा होगा क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम, तो क्वाड्रेटर, QUAD, क्वाड। ये क्वाड कभी पूछा जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, क्वाड कंट्रीज कौन सी है, तो क्वाड है जापान, देखो ऊपर जापान, जापान से लाइन खींचो नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फिर इंडिया, इंडिया से फिर अमेरिका, और अमेरिका से वापस जापान। ये बन जाता है क्वाड्रेटर, ये बन जाता है क्वाड्रेटर। अब ट्रायंगल बन जाता है जाई के बीच, तो क्वाड में आता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया। जाई में आता है जापान, अमेरिका एंड इंडिया। तो ये हो गई दो। अब तीसरी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो है रशिया और चाइना के साथ, रिक, RIC, 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 रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये फॉरेन पॉलिसी के बारे में लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है इंडिया की। और इंडिया ने दो चीज़ें यूज़ की है फॉरेन पॉलिसी के लिए, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, ये छोड़ो, लुक और एक्ट के बाद एक और चीज़ वहाँ पर आती है, वो आती है नेबरहुड फर्स्ट, एक्सटेंडेड नेबरहुड। ये भी आपने सुना होगा। नेबरहुड फर्स्ट में देखो, इंडिया इज मेंबर ऑफ द सार्क। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, हम इंडियन पॉलिटिक्स से आप इंटरनेशनल में आ गए, थोड़ा हमने पॉलिटिकल थ्योरी का भी देख लिया। क्योंकि ये लास्ट डेमो क्लास है, आई वांट टू कवर द थिंग्स इन शॉर्ट टाइम। तो नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडिया इज मेंबर ऑफ द सार्क। इंडिया जो है सार्क कंट्रीज का मेंबर है, 8 मेंबर्स है उसके, तो उनके साथ इंडिया अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया इज शेयरिंग द बॉर्डर्स विद दोज कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ द सार्क, और जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है दे आर इट्स नेबरहुड फर्स्ट। तो वो नेबरहुड फर्स्ट बन गए। अब एक्सटेंडेड नेबरहुड कौन बन गया, अब ईस्ट एशिया जो है वहाँ से सेंट्रल एशिया है, जिसमें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान आते हैं, या ईरान, इराक आते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज
या इधर से ईस्ट एशियन कंट्रीज आती है, या सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स के बाद जो कंट्रीज आ जाती है वो आ जाती है इंडिया की एक्सटेंडेड नेबरहुड में। तो नेबरहुड फर्स्ट आर इट इस नेबर्स शेयरिंग द बॉर्डर्स, और एक्सटेंडेड नेबरहुड में सारे कंट्रीज के बाद जो नेबरहुड फर्स्ट के बाद जो कंट्रीज एग्जिस्ट होती है वर्ल्ड मैप में इंडिया के अराउंड, वो आती है एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया ने मॉडिफाई किए हैं एज पर इज इट इज लेटेस्ट paradigms of foreign policy are concerned। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंटरनेशनल का बता दिया, और थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी का बता दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, और छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी होता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। जैसे हम चाइना में देखते हैं वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों? बिकॉज देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर इज कंसंट्रेटेड इन अपर हैंड, इज इन वन हैंड, इन सिंगल हैंड, दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, powers have been divided, distributed at various levels: central level, state level, and grassroots level, that is local level. Central government, state government, local government in the form of panchayats and municipalities. तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज डेमो क्लास वेर कंसर्न। एंड एज पर सिलेबस वी विल गो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, दैट इज 21st of December. Now you can unmute your mics, and I'm also going to end this meeting very soon. If you had to say, you can say, and you can write in the group as well. No, 3 दिन के लिए क्लास नहीं होगी। You have to decide the things about in these very 3 days. What you wanna do? कौन यहाँ रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है? Open choice is there. क्योंकि अब मैंने क्यों दिए आपको तो पता है, आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे वो बच्चे हैं जिनने पढ़ा है मुझसे, बहुत सारे वो बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते थे, दैट इज़ वाई मैंने डेमो दे दी। अदरवाइज मुझे नहीं ख्याल था कि मुझे डेमो देने की ज़रूरत होगी। हाँ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो मेल या तो पार्लियामेंट एक्ट से बने हुए हों या पार्लियामेंट कोवेनेंट से बने हों, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। हाँ, ठीक है, आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग नाउ। टेक केयर।